नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहां पर रखने जा रहा हूं और आप बताइए कि ये सवाल कितना वाजिब है। इस सवाल की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रही है, लेकिन इस सवाल की चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों को इस सवाल की चर्चा करनी चाहिए। सवाल ये कि आज किसका इस्तीफा होगा। सवाल ये कि आखिरकार कब सरकार अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करे। सवाल ये, और सवाल ये कि आखिरकार कब तक नरेंद्र मोदी इग्नोर करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाथरस के अंदर जो कोहराम मचा, उसकी संख्या अब बढ़ करके पहुंच गई है 116 तक। 116 तक उसकी संख्या बढ़ करके पहुंच गई। लेकिन ये संख्या केवल सुर्खियों में, ये संख्या केवल अखबारों में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये संख्या लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये संख्या लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर जो जबरदस्त तरीके से इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उनके हल्केपन को देखा जा रहा है, उस पर भी मैं आपको ध्यान लेकर के जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि करीब करीब 116 का जो आंकड़ा है वो उसकी पुष्टि हो चुकी है। 116 का आंकड़ा उसकी पुष्टि हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज इसी खबर में, आज इसी अखबार में पहले पन्ने पर एक खबर छपी है कि सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अगर आपको मांस बेचना है तो आगे काले शीशे लगाने पड़ेंगे। सरकार की इतनी दिलचस्पी है, सरकार की इतनी निगरानी है, वो छोटी छोटी दुकानों पर, खोमचों के ऊपर, जहां पर अगर जो है वो मांस बेचा जा रहा है, उसको लेकर के जो 2 रुपए कमा रहा है, किसी का पेट भर रहा है, अपना पेट भर रहा है, उस पर सरकार की तिरछी नजर है। तीसरी नजर वहां पर सरकार की है। लेकिन जहां पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा करके लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है, और वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, अभी तक वो बाबा फरार है। अभी तक उस बाबा के गिरफ्तार होने की खबर जो है वो नहीं सामने आई है। और अभी भी टीवी में ये पूछा जा रहा है, हाथरस में मचा हाहाकार, जिम्मेदार कौन। अरे अभी तक जिम्मेदार नहीं पता चला आपको। देश के अंदर को लगातार एक के बाद एक संस्थाएं कोलैप्स होती हुई चली गई। हाथरस में जिम्मेदार कौन, ये जो है वो आज तक चैनल पर इस वक्त में हेडलाइन लगाई जा रही है। भाई इस्तीफा मांगिए ना सीधा तौर पर, कि इस्तीफा किसका होगा। छोड़ दीजिए जिम्मेदारी कौन। मुझे आप बताइए कि मैं सही सवाल कर रहा हूं क्या? क्या मैं भी ये लिख करके चलाऊं कि जिम्मेदार कौन? क्या ये सही है कि सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है और अब अभी भी हम ये पूछे कि जिम्मेदार कौन? क्या उन लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ दे जैसे सुधीर चौधरी फोड़ते हैं, जैसे मोरबी पुल के समय पर फोड़ा गया था कि अचानक से इतने ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए, इतने ज्यादा लोग चढ़ गए। ऐसे जैसे मोरबी पुल में हुआ था, वैसे यहां पर भी कर दिया जाए कि ये महिलाएं क्यों पागल हैं इन बाबाओं के पीछे। सही बात है ये, लेकिन बात अभी फिलहाल इस वक्त की ये नहीं है। ये तो बाबाओं के पीछे आपने पागल किया है। ये राम रहीम जैसे लोगों को बार बार जमानत दे दे करके अपने वोट हासिल करवाने के लिए इन बाबाओं को ताकत किसने दी? तो वो सवाल तो जो अगर आप पूछेंगे कि महिलाएं वहां पर क्यों गई हैं, लोग वहां पर क्यों जाते हैं, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए। सवाल इस वक्त में ये है कि जब ये हादसा हो गया है तो इसकी जिम्मेदारी ना केवल आपको लेनी पड़ेगी, बल्कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक इस्तीफे नहीं होंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। जब तक 2-4 मंत्रियों की या बड़े अधिकारियों की कुर्सी नहीं ली जाएगी, जब तक जो है, मैं बली शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जब तक उनकी कुर्सी नहीं छीनी जाएगी, जब तक उनको जमीन पर नहीं पटका जाएगा, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए जो है, मुझे लगता है कि जिम्मेदार कौन, ये बकवास सवाल है। सबको पता है जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदार कौन, ये सवाल सिस्टम के ऊपर फोड़ करके आप बच करके मत निकलिए। आप सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछिए कि आखिरकार जो है वो ये ढोंगी बाबा कैसे अभी तक फरार है। पहले बताया गया कि ये मैनपुरी के अंदर छिपा हुआ है। अंधभक्तों ने रात में ट्रेंड लगा दिया। मैं लगातार इस खबर को वॉच कर रहा हूं।
लगातार पूरी निगरानी मेरी चल रही है इस खबर के ऊपर। तो जैसे ही मैनपुरी की खबर आई, इसके जगह जगह ऑफिस है साहब, जगह जगह ऑफिस नहीं बल्कि बड़े 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 जो है वो कोई 1000 एकड़ में है, कोई पता नहीं कितने एकड़ में है, इसके बड़े बड़े आश्रम है। ऑफिस तो होते हैं छोटे मोटे लोगों के, इसके बड़े बड़े आश्रम है। और ये बड़े बड़े आश्रम इसके, और ये लोग जो है अभी तक ये पूछ रहे जिम्मेदार कौन। ये जो है पूछा जा रहा कि जिम्मेदार, अरे जिम्मेदार जो है वो सीधे सीधे तौर पर बाबा है ना। और बाबा के पीछे कौन खड़ा है? सरकार खड़ी है। और अगर सरकार नहीं खड़ी तो बताइए सरकार कैसे जो है वो इसको परमिशन मिल गई वहां पर? 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे थे जहां पर, और ऐसे ही हो गए वो, ऐसे ही। ये जिम्मेदार कौन मत पूछिए, इस्तीफा किसका होगा ये पूछिए। और आप बताइए, और एफआईआर में नारायण सरकार हरि के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है। अभी तक ये जो बाबा है अपने आप में, ये बाबा को अभी तक सरकार एफआईआर के अंदर, एफआईआर कौन कराएगा इसमें? एफआईआर कौन करेगा इसमें? अगर ये जो लोग इतने मासूम बनकर के पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन, तो एफआईआर इस मामले के अंदर कौन करेगा? इस मामले के अंदर एफआईआर जो है सरकार करेगी। और सरकार जो है वो एफआईआर के अंदर उस मेन बाबा को अभी तक आरोपी नहीं बनाया है। बाकी के जो आरोपी हैं उस एफआईआर के अंदर, वो सरकार जो नारायण साकार हरि है, जो मेन जो बाबा जो मेन है, नारायण साकार हरि, उसका नाम है नारायण साकार हरि। उसको एफआईआर के अंदर आरोपी नहीं बनाया गया। उसके जो सेवादार है, बाकी लोग हैं, उनको जो है वो आरोपी बनाया गया है। हाथरस कांड के अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूं खबर कि उस बाबा को अभी तक क्यों, उस बाबा को जो है वो अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है। और ये थोड़ा सा डिटेल में जरा समझिए आप। और आप लोग बताइए, नीचे एक बार कमेंट करिए कि क्या इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली में या यूपी में बैठे हुए मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं कि जिम्मेदार कौन। जिम्मेदार कौन हम तब तो पूछ सकते हैं जब पहली बार कोई एक घटना हुई हो। लगातार ये इन घटनाओं का एक ट्रेंड है, मोरबी गुजरात से लेकर के, और अब उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, आपको दर्जन भर से ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जहां पर सैकड़ों सैकड़ों लोगों की, दर्जन दर्जन लोगों की मौतें हुई है। तो जिम्मेदार कौन है ये मत पूछिए। ये एक लगातार पूरी क्रोनोलॉजी है जो इस चीज के लिए काम कर रही है। और ये देखिए आपके सामने थोड़ा सा डिटेल में इस खबर को मैं बताता हूं, इस खबर को मैं बताता हूं। और आप लोग बताइए कि इस्तीफा आप लोग चाहते हैं कि इस्तीफा हो या आप लोग चाहते हैं कि इस्तीफा नहीं हो। और ये जरा खबर मैं आपको डिटेल में बताऊं, इससे पहले एक और खबर दिखा दीजिए। खुले में मीट और चिकन की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। देखिए, सरकार की निगाहें, नजरें वो छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर है कि ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो खुले में मीट और चिकन की बिक्री नहीं करेंगे। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। काले शीशे लगा करके, काले शीशे लगा करके भीतर मीट की बिक्री नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज। अब हाईकोर्ट भी बताइए आप, हाईकोर्ट को भी इन चीजों की जरूर चिंता हो रही है। लोग वहां पर मर रहे हैं, उस चीज की कौन कितनी चिंता कर रहा है? सवाल इस बात का है। और आप बताइए कि ये खबर जो है वो ज्यादा, और ये पहले पन्ने की खबर है आज। खैर, अब हम अपनी खबर पर आते हैं, हम अपनी खबर पर आते हैं। और जरा आप बताइए कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है आपकी नजरों में। बाकी सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, और जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि तब तक कुछ हो पाएगा। तो ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर खबर है, सत्संग में त्रासदी और 116 लोगों की, 116 लोगों की इसमें मौत हो गई। बाबा को रास्ता दिलाने के लिए सेवादारों ने भक्तों को हटाया। इसी से मची भगदड़, इसी से मची भगदड़, ये जो है वो खबर है। और इसके अंदर मृतकों के अंदर 108 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और 1 पुरुष है। मतलब कि समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग, उसके लिए आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सरकार ने 2-2 लाख रुपए का, सरकार ने, मैं योगी आदित्यनाथ का बयान देख रहा था,
2-2 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया है। 2-2 लाख रुपए आज के दिन में होते क्या है? महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा इसमें मरी है, और ज्यादातर जो है वो महिलाएं आपको पता ही है विवाहित होंगी। कुछ जो है वो ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को लेकर के गई होंगी, कोई अपनी बहन को लेकर के गई होगी, या कोई जो है बुजुर्ग होगी। तो जिसके पीछे पूरा परिवार था, अब कोई बच्ची जो है अगर वो मरी है, तो समझिए उसके पिता ने वो अपना पूरी जो जिंदगी की पूरी कमाई उसके ऊपर लगा रखी थी। एक बच्ची को पढ़ाने लिखाने में, उसकी जिंदगी बनाने में क्या कुछ खर्च नहीं होता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्ची है तो कितना पैसा उसके घर पर, उसके लालन पालन पोषण में कितना खर्च होता है। वो पूरी जो है वो बच्ची, उसका जो पूरा जो मेहनत थी, सब चला गया। उसके सपने, उसके अरमान, वो सब चले गए। और जहां पर कोई औरत की अगर मौत हुई है तो सोचिए उसके कोई छोटे बच्चे होंगे, उनका क्या हाल होगा, कौन संभालेगा? जो पति होगा उसकी अब आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, कौन उसका रोटी देगा? तो यानी ये यतीम बना दिया आपने, अनाथ बना दिया, और फिर भी आप 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। तो यूपी के हाथरस के जिला पुलरई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के अंदर भगदड़ मच गई। 116 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 108 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और 1 पुरुष है। सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए। इसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भोले बाबा हर महीने पहले मंगलवार को सत्संग करते हैं। मतलब कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से भीड़ खड़ी कर दी। अरे हमने देखा था मरकज के नाम पर कैसे क्या किया दिल्ली के अंदर भी, कि ये जो है वो जो मरकज में जो लोग हैं वो कोरोना बांटने का काम करें। और यही बाबा कोरोना के समय पर भी भीड़ इकट्ठा कर रहा था। पुराना इतिहास भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये बाबा जो है वो हर मंगलवार को, महीने के पहले हर मंगलवार को ये सत्संग करता है। और इसके सत्संग के अंदर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब से लोग आते हैं। ऐसा ही आयोजन हाथरस में था जिसमें करीब 80,000 लोग पहुंचे थे। वैसे अब भास्कर ने इसको 80,000 लोग लिखा है, वैसे जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा, 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है, जिसकी वजह से इतनी संख्या में, और जहां पर इतने लोग आ रहे हैं, टेंट लग रहा होगा, रैली से भी बड़ा जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। तो रैली में कितनी पुलिस का इंतजाम होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं थे? और अगर पुलिस वहां पर इंतजाम नहीं कर सकती है तो इसको जो है वो अनुमति कैसे दे दी? ये कौन होता है जिसको अनुमति दे दी जाए? अब देखिए इसके अंदर जो चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि 1:30 बजे सत्संग के बाद बाबा निकलने लगा तो श्रद्धालु छूने के लिए आगे बढ़े। भीड़ देख करके सेवादार बाबा को सत्संग स्थल से पिछले दरवाजे से निकालने लगे। इस बीच में बाबा के पास पहुंचने में लोगों की होड़ में भीड़ बेकाबू हो गई। काफिला निकालने के लिए सेवादारों ने लोगों को धकेल कर रास्ता बनाने लगे, और इस बीच में भगदड़ मच गई और मौके पर बहुत सारे लोग दब गए। घटना के बाद में बाबा सामने नहीं आए हैं। सूत्रों के अनुसार वह देर रात तक मैनपुरी स्थित राम कटुईर ट्रस्ट के अंदर पहुंचे हैं, और बड़े संख्या में अनुयायी यहां पर पहुंचे। तो ये रात 12 बजे तक की खबर है, लेकिन मैं आपको अभी तक की खबर बता रहा हूं। मैनपुरी में वो बाबा नहीं है, पुलिस ने खुद इस बात बारे में बयान देकर के बताया। और जब मैनपुरी में इस बाबा के होने की बात कही गई, तो फिर जो है उसके बाद में भक्तों को एक वो मिल गया ठेका कि मैनपुरी में है, इसका मतलब अखिलेश यादव है इसके पीछे। अखिलेश यादव जो है वो उसने छुपा लिया है। अरे कितनी घिनौनी राजनीति करोगे भाई, लोग मर गए हैं, थोड़ा तो शर्म करिए। और अभी तक जो है, अभी तक इस बाबा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अभी तक इस बाबा को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई है? ये बाबा है क्या चीज? क्या चीज है ये बाबा? अगर पुलिस चाहे तो बड़े बड़े को पकड़ सकती है, लेकिन अभी तक इसको क्यों नहीं पकड़ा जा सका है? सबसे बड़ा सवाल ये। और मंत्री संतरी जो है वो अपना बयान देकर के पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है। आयोजन स्थल से 3 किलोमीटर तक का जाम लग गया। घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हो गई। अब लोग जो अपनी गाड़ियों से आए, मोटरसाइकिलों से आए, जाम लगा पड़ा था वहां पर 3 किलोमीटर तक का।
इसलिए लोगों को अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सका। और ये जो भोला बाबा है, ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करता था। 17 साल पहले इसने नौकरी छोड़ी और पत्नी के साथ से मैं सत्संग करने लगा। जबरदस्त है। पूरा सिस्टम अपने आप हैंडल कर रहा है। तो और अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि थाने से सीएस तक आयोजन और भीड़ को लेकर के अलग-अलग दावे हैं। सबसे बड़ा सवाल है दोषी कौन है? मुझे लगता है कि इसके जवाब ये है होना चाहिए कि इस्तीफा किसका होगा। जब तक सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा, सरकार पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे समय पर कम से कम अब इतनी हादसे होने के बाद अब सीधा सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि इस्तीफा किसका होगा। अब ये जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जो है बेतुका लगता है मुझे। हाथरस के अंदर किसी का इस्तीफा हुआ, उससे पहले मोरबी में किसी का इस्तीफा हुआ। तमाम ऐसी घटनाएं हैं हमारे सामने, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक कुर्सियां नहीं ली जाएंगी इनके नीचे से, तब तक ये लोग हिलने वाले नहीं है। तो सत्संग और सद्भावना करवाने वाली मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति के प्रभारी देव प्रकाश ने दावा किया कि प्रशासन से अनुमति ली गई थी। अब उन्होंने ये दावा किया कि हमने अनुमति ली थी। तो क्या भीड़ की सही होने की जानकारी नहीं थी? क्या खुद के बंदोबस्त में कमी रही? एसडीएम कार्यालय ने कहा कि 50,000 लोगों की भीड़ बताई गई थी, लेकिन 80,000 लोग पहुंच गए। तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50,000 लोगों के भी अगर आपने इंतजाम किए होते, तब भी इतनी बुरी हालत नहीं होती। 50,000 लोग भी बहुत होते हैं। 50,000 लोगों के हिसाब से पुलिस वहां पर लगाई गई थी क्या? क्या वहां पर जो है वो ये एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में थी क्या? स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमें इस कार्यक्रम का जो लेटर मिला, उसमें भीड़ का कॉलम खाली था। अब बताइए, स्थानीय पुलिस कह रही है हमें भीड़ का कॉलम ही नहीं पता। अरे भीड़ का कॉलम नहीं पता तो भीड़ बढ़ने लग रही है, तब तो आप कुछ कर सकते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि 80,000 आदमी, 1 लाख आदमी ऊपर से एकदम से दरवाजा खुला आसमान से और आकर के टपक गए। 80,000 आदमी, 1 लाख आदमी आने में टाइम लगता है। 5-6 घंटे लगे होंगे। सुबह से आदमी आना शुरू हुआ होगा, कल से रात से आदमी आने शुरू हो गए होंगे, तब जाकर के 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है। हमने खूब रैलियां कवर की हैं। सुबह से लोग जो भरों बसों में भर भर करके लाने शुरू होते हैं, आते हैं, तब जाकर के रैली में भीड़ इकट्ठा होती है। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि भीड़ का कॉलम खाली था? भीड़ का कॉलम खाली था, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? वहां पर भीड़ आ रही थी, आप देख रहे हैं कि भीड़ बेकाबू होती जा रही है। एक बीट का कांस्टेबल होता है जो, वो बता देता है कि फलाने जो है दुकानदार के वहां पे बहुत तगड़ी भीड़ लग गई है, पूरा जो है वो जाम हो गया है, और वो बता देता है कि कम से कम 10 आदमी ले जाने पड़ेंगे, तब जाकर के वहां पर मामला सुलझ पाएगा। एक बीट कांस्टेबल जो आपको इतनी जानकारी दे सकता है कि फलानी मार्केट के अंदर 2 दुकानदारों में आपस में लड़ाई हो गई है, दुकानदारों के आसपास में भीड़ जमा हो गई, 10 आदमी लेकर के आना पड़ेगा बंदोबस्त के लिए। एक बीट कांस्टेबल फोन के ऊपर जो है जानकारी दे सकता है। जब इतने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही थी, भीड़ का कॉलम पहले नहीं था, भीड़ की गलत जानकारी बताई गई, सारी बातें छोड़ दीजिए आप। आपकी तैयारी क्या थी? आपने क्या किया उस भीड़ के लिए? और इसके बाद में एडीजी आगरा ने दावा किया है कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। 50,000 लोगों की भीड़ का आप खुद से जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास में 50,000, ये बड़ा करके दिखाई थोड़ा सा, 50,000 लोगों का, 50,000 लोगों का जो है वो हमारे पास में जो है वो अनुमति ली गई, या जो अनुमति आपने दी, जैसे भी आप समझिए, और केवल 40 पुलिस वाले, केवल 40 पुलिस वाले आपने वहां पर भेजे। अरे 40 पुलिस वाले तो एक छोटा सा जो आयोजन होता है, छोटा सा आयोजन होता है, उस छोटे से आयोजन के अंदर हो जाते हैं 40 पुलिस वाले तो। और आपने 50,000 लोगों के लिए 40 पुलिस वाले भेजे। छोड़ दीजिएगा 80,000 नहीं थे, 50,000 के लिए भी कम से कम जो है वो 4-5 हजार या 1,000 लोग तो कम से कम भेजने चाहिए थे आपको। आपने 40 भेजे यहाँ पर, 200, 300, 400 भी नहीं, 1,000 तो बहुत दूर की बात हो गई। यूपी के सीएस मनोज सिंह ने कहा है कि 80,000 लोगों की अनुमति हुई थी, लेकिन भीड़ इससे भी अधिक थी। अब अधिक किसको आप सच मानेंगे?
कोई 50,000 की अनुमति बता रहा, कोई 80,000 की अनुमति बता रहा, कोई कह रहा है कि 80,000 से भी ज्यादा थी। हादसे के बाद में बाबा गायब क्यों है? अब हादसे के बाद के बाद में 1:30 बजे ये हादसा जो है 1:30 बजे हुआ और माननीय मोदी साहब का जो भाषण है वो 4:15 बजे हुआ है। 3 घंटे पहले ये हादसा हो चुका था और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट फटाफट दिल्ली जाती है, फटाफट लखनऊ जाती है। ये कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं पर जो है वो किसी गली के अंदर 2 लड़कों ने आपस में मारपीट कर दी, किसी को पता नहीं चला। अब दोपहर में आए थे 2 लड़के मारपीट करके चले गए अपने आप में। अरे कोहराम मच गया यहाँ पर, दिल्ली तक 1 सेकंड भर में आजकल ऐसा थोड़ी चिट्ठी भेजनी पड़ती है। या जिले में जाकर के आपको फ़ोन करना पड़ेगा, फ़ोन ही नहीं है। 1 सेकंड भर में लखनऊ में खबर पहुँच जाती है। सेकंड भर में जो है वो दिल्ली में खबर पहुँच जाती है। मोदी जी का 3 घंटे बाद भाषण हुआ और 2 घंटा लंबा भाषण दिया और उस आखिरी के 2 घंटे के भाषण में 2 मिनट जिक्र किया इसका हाथरस का। और हादसे के बाद ये बाबा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही उसका कोई बयान सामने आया है और सीधे तौर पर जो है अब बाबा को लेकर के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रफा-दफा करके उस बाबा को छोटे जो गुर्गे हैं, उनको गिरफ्तार करके और बस खत्म केस। और टीवी पर जो है मोदी जी चल रहे हैं। टीवी पर माननीय मोदी जी चल रहे हैं। टीवी पर छोड़ दीजिए आप। टीवी पर जो है वो और कहाँ है आपका बुलडोज़र साहब? कहाँ है आपका बुलडोज़र? वो सिर्फ मुसलमानों पर चलाने के लिए है क्या? मैं कोई धर्म-धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इतना ही पावरफुल कोई मुस्लिम बाबा होता तो भी उस पर आप नहीं चला पाते। वो गरीबों पर चलाने के लिए है क्या? वो पत्रकारों को डराने के लिए है क्या बुलडोज़र? वो बुलडोज़र है कहाँ पर? अभी तक तो इसका जो वो मैनपुरी का बता रहे हैं आप, जिसको अंधभक्त जो है वो अखिलेश यादव के साथ जोड़ रहा है, हालाँकि कोई दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। कहीं तक भी झूठ बोल दीजिए आप, कुछ भी झूठ बोल दीजिए आप। और योगी आदित्यनाथ अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव के साथ रिश्ता होता, तब तो ज़रूर बुलडोज़र चला देते साहब। तोड़ना शुरू कीजिए जरा, बाबा अपने आप आकर के खड़ा हो जाएगा। हमने देखा है हमने देखा है कि जब-जब कोई आरोपी होता है और वो आरोपी पेश नहीं होता है, तो सुबह-सुबह उसके घर के सामने बुलडोज़र ऐसे करके खड़ा कर दिया जाता है। और वो आरोपी भाग करके थाने में पहुँचता है कि मेरा घर मत तोड़िए, मेरे परिवार बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? बुलडोज़र क्यों नहीं खड़े हैं उसके घर के आगे? क्यों नहीं अभी तक उसके जो आश्रम है, उनके ऊपर बुलडोज़र चले हैं? और सारी बात तो आप छोड़ दीजिए, आप तो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए, कहाँ की 56 इंच की छाती है आपकी। आप तो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि इस बाबा के नाम पर एफआईआर हो। इस बाबा के नाम पर एफआईआर नहीं है। 20 लोग अभी लापता हैं। रात भर से कल दिन से लेकर के रात और अभी सुबह तक भगदड़ में 35 लोग जो है घायल हो गए। आयोजकों के ऊपर एफआईआर हुई है, आयोजकों के ऊपर। जो मेन बाबा है जिसका भोले बाबा उर्फ में नाम है, जिसका असली नाम जो है वो नारायण साकार हरि है, उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचेंगे हाथरस के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी आपके पहुंचने से पहले बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? आपके पहुंचने से पहले वो बाबा गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों के पीछे उसकी टांग लटकती हुई क्यों नहीं गई? जैसे आप छोटे छोटे छर्रों को पकड़ करके लेकर के आते हैं और उन छोटे छोटे छर्रों की टांगे लटकती हुई आती हैं और वो दिखाते हैं कि हाँ अब हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं, हम कभी गुंडागर्दी नहीं करेंगे, हम कभी। आप उन छर्रों को ही टांग लटका सकते हैं क्या? इस बाबा की टांगे सलामत कैसे है? ये बाबा दौड़ कैसे रहा है, भाग कैसे रहा है, फरार कैसे है ये? और इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसको लेकर के सवाल आपको करने पड़ेंगे। इसको लेकर के सवालों का जवाब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा कि ये बचा कौन रहा है और सरकार में कौन आदमी है जो बाबा का आदमी है या बाबा ही सरकार है? वरना इसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक एक्शन हो रहा है? लाशों की तस्वीरें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं और कल एक पुलिसकर्मी को वहां पर लाशें देख करके हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। और आप सोचिए
अभी तक ये बाबा ना केवल पकड़ा गया है, बल्कि ना बुलडोजर चला है। इसके परिवार का कोई लोग नहीं पकड़े गए, इसकी पत्नी नहीं पकड़ी गई है, इसके बच्चे बच्चे और भी तो बहुत लोग होंगे। इतना तगड़ा एम्पायर जो इसने खड़ा कर दिया। कभी एक पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी थी और वहां से वीआरएस लेकर के, रिटायरमेंट लेकर के इतना बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया। और आज जो है, जब हुम्मस गर्मी से बेहोश हो गए लोग, अरे हुम्मस गर्मी पता नहीं था साहब, पुलिस को पता नहीं था कि हुम्मस गर्मी पहले नहीं थी। कैसी जो है वो लोगों की भीड़ पैदा कर दी गई है और कैसे धर्म के नाम पर लोगों को अंधा किया जा रहा है। और ऐसे राम रहीम जैसे और ऐसे बाबाओं को जो है किसने ताकत दी है कि राम रहीम जैसे बाबा जो जेल में जाते हैं, फिर जेल से वापसी आते हैं, फिर सत्संग करते हैं, और फिर उस सत्संग में ये होता है कि उन बाबा ने बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे बाबाओं पर बीजेपी कार्रवाई कर पाएगी? योगी आदित्यनाथ जी, मत भूलिए अब अगला नंबर आपका है। नरेंद्र मोदी जी का तो जो नुकसान होना था वो कर दिया। अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है तो लीजिए कुर्सी। जब तक आप 2-4 मंत्रियों की कुर्सी नहीं लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कुर्सी पर तो आपके भी खतरा मंडरा रहा है। वैसे आपकी कुर्सी पता नहीं कितने दिनों तक शामिल जो है सलामत है, लेकिन बच जो है वो आपकी कुर्सी भी नहीं पाएगी। इसलिए जब तक ताकत है, जब तक पावर है, कम से कम उसका सही इस्तेमाल करके दिखाइए। वो बुलडोजर केवल गरीबों को डराने के लिए मत पैदा करिए। गरीबों को डरा करके क्या ले लेंगे आप? वो जब कभी खबर आती है कि नंदकिशोर गुर्जर भाजपा का विधायक, उसने जाकर के लोनी गाजियाबाद के अंदर कुछ मुसलमान दुकानदारों को कह दिया कि अगर मीट बेचना है यहाँ पर तो काले शीशे लगा करके बेचो। आपकी इतनी निगरानी रहती है गरीबों के ऊपर तो, कि गरीब तो अपना काम धाम भी नहीं कर सकता है। और ये जो है, क्या कहूं मैं इनको? फिर कुछ लोग कहेंगे कि हमारी धार्मिक भावनाएं हाथ कर दी। हमारी तो बाबा से बड़ी जो है वो धार्मिक भावनाएं थी। अरे ऐसे बाबाओं को पकड़ करके अंदर करिए, और जितने बाबा ऐसे अपना चला रहे हैं सब कुछ सिस्टम, उनको देखिए, चेक करिए उनको कि कैसे ये हुआ है, और पता चल जाएगा आपको। सीधे तौर पर ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, सीधे तौर पर ये लोग जिम्मेदार हैं, और इन लोगों को जो शय दी जा रही है वो लोग जो है वो जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसे बाबाओं के ऊपर जब तक आप इस्तीफा नहीं लेंगे, जब तक आप उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी, ये 1:30 बजे घटना हुई, अब सब कुछ सामने आ गया है। देखिए हमारे पास में तो ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद जानकारी आई जाएगी। सरकार के पास तो सेकंड्स के हिसाब से जानकारी जाती है, मिनट के हिसाब से जानकारी जाती है, मिनट मिनट के हिसाब से जानकारी जाती है सरकार के पास में। नरेंद्र मोदी जी कल इस घटना के होने के बाद में भी संसद के अंदर दहाड़ दहाड़ करके भाषण देते रहे। अरे साहब, कब तक जो है वो विपक्ष के ऊपर अपनी जो 56 इंच की छाती दिखाते रहेंगे? दिखाइए जरा इन बाबाओं पर 56 इंच की छाती अगर आपकी है तो। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, जरा चेक करिए सेंटर से कोई मुआवजा दिया गया है क्या? 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। कल रात तक जो मैं अपडेट ले रहा था, योगी आदित्यनाथ ने कुछ सामने आकर के, मुझे तो शर्म आ रही थी कि एक तो जिम्मेदारी नहीं, आपकी वजह से एक हादसा हो गया इतना बड़ा, इतनी सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, और सिर्फ 2-2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, घायलों को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। बड़ा शान का काम कर रहे हैं। और योग्य नरेंद्र मोदी जो है वो दहाड़ दहाड़ करके ये कह रहे थे कि इकोसिस्टम वाले सुधर जाओ, इकोसिस्टम वालों तुमको तुम्हारी भाषा के अंदर जवाब दिया जाएगा। ये मोदी जी के बोल थे कल। अरे छोड़ दीजिए किसके इकोसिस्टम के आप हेकड़े निकालेंगे और किसका इकोसिस्टम का आप क्या करेंगे। आप जो है वो जो काम आपका है वो कर लीजिए। यही है, यही खबर है, अभी भी यही खबर है, अभी भी मैंने चेक कराई। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो 2-2 लाख रुपए का ही ऐलान कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए, बताइए क्या होता है ये 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए क्या होता है? ये 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, रख लीजिए 2 लाख रुपए अपना। 2 लाख रुपए तो 5-10 रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तो दे देंगे।
10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए जो आएंगे लोग वो दे देंगे। चाचा 5,000 रुपए देगा, मौसी 5,000 रुपए देगी, मामा 5,000 रुपए देगा, तो 2 लाख रुपए इकट्ठा कर देंगे। अब क्या 2 लाख रुपए दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। आज के टाइम में 2 लाख रुपए की आपने क्या हैसियत समझी है इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी की हालत में? कितने दिन रोटी खा लेंगे आपके 2 लाख से उनके परिवार वाले?